my dear students, myself Sapna Kashyap, and as you all know, we have already completed chapter number 1 of Indian economic development, which was Indian economy on the eve of independence in our last video. So today I'm going to start with the second chapter, chapter number 2 of Indian economic development, or we call it IED, that is 5-year plans in India. Students, before I start with this chapter, I just want to tell you a few things about this chapter. Like, this is not exactly a chapter. This is just a topic according to NCERT or according to the curriculum of CBSE in class 12. So, you must be aware that we are doing class 12 topics. 5-year plans, ये पूरा चैप्टर आपकी बुक्स, जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हो NCERT के अलावा, उसमें इसमें बहुत सारे टॉपिक्स गिवन होंगे इस चैप्टर के, लेकिन हम सिर्फ वो पढ़ेंगे जो हमारे सीबीएसई करिकुलम के अकॉर्डिंग टॉपिक्स गिवन हैं। अब हमारा सीबीएसई करिकुलम जो है उसके अकॉर्डिंग हमारे सिलेबस में सिर्फ ये 3 टॉपिक्स हैं। फर्स्ट वी विल स्टडी व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, और हाँ, इसके साथ ही मैं आपको थोड़ा सा नीति आयोग के बारे में भी बताऊंगी, तो हम नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल शुड नो कि कितनी टाइप की इकोनॉमीज होती हैं वर्ल्ड में या डिफरेंट कंट्रीज में। एंड थर्ड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेन टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इज लॉन्ग पीरियड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ 5-year प्लान्स। तो इन तीनों टॉपिक्स को करके हमारा ये चैप्टर बोलो या टॉपिक बोलो कंप्लीट हो जाएगा। We'll try to cover all this in today's video only, so that in next video we can start with the next chapter. So let's start the video from the meaning of economic planning. तो अब सबसे पहले हम इकोनॉमिक प्लानिंग का मीनिंग क्या होता है उसे समझते हैं कि इकोनॉमिक प्लानिंग है क्या। इकोनॉमिक प्लानिंग की जो डिफिनेशन आपके पास गिवन है वो है, इट मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इन अकॉर्डेंस विद नेशनल प्रायोरिटीज। अब इसका मतलब क्या है, ये प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन गिवन है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री की नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसी प्लानिंग करें जिससे कि कंट्री के सारे रिसोर्सेज को हम यूज कर सकें। जैसे कि यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब है कंट्री के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना अलग अलग डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए। लेकिन सबसे जरूरी जो है वो है नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखना। मतलब कि अपनी कंट्री की नेशनल प्रायोरिटीज को ध्यान में रखते हुए हम कंट्री की डेवलपमेंट की कोशिश करेंगे, डेवलपमेंट के लिए एक्टिविटीज बनाएंगे और अपनी कंट्रीज के रिसोर्सेज को यूज करेंगे। उनको यूटिलाइज करके हम अपनी कंट्री की डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो प्लानिंग की गई उसे हम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते थे। स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक प्लानिंग जो है ये 1950 में स्टार्ट हुई थी। प्लानिंग कमीशन जो है 1950 में स्टार्ट हुई थी और 1951 में हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था। अब इसे इकोनॉमिक प्लानिंग को हम 5-year प्लान्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया कि हम 5 years के लिए प्लान बनाएंगे और अगले 5 year में कंट्री के डेवलपमेंट किस एरिया में हम ध्यान दे रहे हैं पहले हम उसको चूज करेंगे। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट 5-year प्लान था 1951 से और 1956 तक, ये जो 5-year प्लान था स्टूडेंट्स, ये इट वाज 1955 ओनली। ये जो था ये एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए था, बिकॉज उस टाइम पे हमारी कंट्री में सबसे जरूरी था कि हम एग्रीकल्चर में सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएं। ऐसे ही हमने जितने भी 5-year प्लान्स बनाए उसमें किसी में हमने इंडस्ट्रीज को चूज किया, किसी में हमने अनएम्प्लॉयमेंट रिसोर्स को कम करने के लिए एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज को बढ़ाने की कोशिश की। तो ये सारे क्या थे हमारे 5-year प्लान्स। स्टूडेंट्स, ये 5-year प्लानिंग जो 1950 में स्टार्ट हुई, जनवरी 2015 में इसका नेम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया। राइट, पहले ये 5-year प्लान था, अब इसका नेम रीनेम करके कर दिया गया नीति आयोग। नीति आयोग और 5-year प्लान में बहुत सारे डिफरेंस थे, लेकिन जो एक मेन डिफरेंस है वो ये था कि नीति आयोग का मेन ऑब्जेक्टिव जो था वो कंट्री की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ को एक्सेलरेट करना था। उनका मेन ऑब्जेक्टिव था कि हम कंट्री की जीडीपी को और एक्सेलरेट करें। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। देयर आर 3 different types of economies.
सबसे पहली है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इनका मीनिंग समझते हैं, ये तीनों होती क्या है, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मतलब क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो है जहां पर मेन कंट्रोल इकोनॉमी में जो है वो बिजनेसमैन का है और इंडिविजुअल्स का है। मतलब कि जहां व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन जो हैं बिजनेसमैन खुद से लेता है, जहां गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑब्वियस है कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेन जो कंट्रोल है वो बिजनेसमैन का होगा और बिजनेसमैन कोशिश करता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे। तो उनका मेन मोटिव जो है यहाँ पर प्रॉफिट अर्न करना है। हमारी कंट्री में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है, ऑब्वियस है, बिकॉज हमारी कंट्री में एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अर्न नहीं की। इंडिपेंडेंस के बाद मतलब कि इस तरह की इकोनॉमीज जो हैं वो वर्ल्ड की कुछ कंट्रीज में हैं। देन सेकेंड टाइप ऑफ इकोनॉमी सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी मतलब कि सोशल और द पब्लिक, इकोनॉमी विच इज टॉकिंग अबाउट द पब्लिक वेलफेयर। तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी वो होती है जहां पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये सारे डिसीजन जो हैं ये गवर्नमेंट लेती है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जहां पूरा कंट्रोल इकोनॉमी पे गवर्नमेंट का होता है। कौन से बिजनेस को बूस्ट करना है, कौन से बिजनेस को परमिशन देनी है, किसको नहीं देनी है, कितनी प्रोडक्शन होगी, किस तरह से प्रोडक्शन होगी, इन सब चीजों पे कंट्रोल गवर्नमेंट का होता है। इस तरह की जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये चाइना में है। चाइना ने इंडिपेंडेंस के बाद ये सोशलिस्टिक इकोनॉमिक सिस्टम अडॉप्ट किया था, हमारी कंट्री में ये भी नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ इकोनॉमी इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्टिक इकोनॉमी इन दोनों का मिक्स है। मतलब जहां पर कुछ कंट्रोल इंडिविजुअल्स का है, मतलब इंडिविजुअल्स मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, प्लस कुछ कंट्रोल गवर्नमेंट का है। तो जहां पर डिसीजन बिजनेसमैन और गवर्नमेंट दोनों मिलके लेते हैं। तो इंडिया में आप सबको पता है एक मिक्स इकोनॉमी है, बिकॉज हमारे पास प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों है। जैसे हम इसमें कह सकते हैं यहाँ पर मेन जो है वो प्राइवेट सेक्टर है और यहाँ गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर है। तो हमारी कंट्री में दोनों है, हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर भी है और गवर्नमेंट सेक्टर भी है। So mixed economy is economy where what to produce, how to produce, for whom to produce. These type of decisions are taken by government as well as by the individuals also. This is the most effective economy in the world. Students, now let's start with the next topic, which is goals and objectives of 5-year planning. This is the main topic of the chapter and the question is very frequently asked from this topic. Goals and objective. Students, ये question इस तरह से भी आ सकता है कि आपको एक केस स्टडी दे सकते हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस गोल के बारे में बात कर रहे हैं एंड देन वी हैव टू एक्सप्लेन दैट, ठीक है। और डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि ये पर्टिकुलर गोल, अगर आप ये सोचो कि टोटल हमारे पास जो है वो ये 5 गोल्स हैं 5-year प्लानिंग के, कि आप कोई भी 1 या 2 लर्न कर लोगे तो काम चल जाएगा, नहीं चलेगा, बिकॉज बोर्ड एग्जाम में कोई भी एक मेंशन होता है कि आपको ये वाला एक्सप्लेन करना है, तो आपको ये 5 के 5 समझने पड़ेंगे और 5 के 5 को अच्छे से करना पड़ेगा। अब क्या गोल्स हैं हमारे पास? 5 गोल्स थे 5-year प्लान के। पहला जो गोल था 5-year प्लान का वो था जीडीपी ग्रोथ। फर्स्ट वाज जीडीपी ग्रोथ, सेकंड इज फुल एम्प्लॉयमेंट, एक कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्रिएट करना। थर्ड वाज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और इक्विटी, सेम मीनिंग। फोर्थ इज मॉडर्नाइजेशन शुड बी देयर and fifth was self sufficiency in all the resources. ये 5 गोल थे हमारे पास, इन 5 को हम एक एक करके समझेंगे। Let's start from the first. सबसे पहला है जीडीपी ग्रोथ। पहले तो आपको जीडीपी का मीनिंग पता होना चाहिए। जीडीपी का मतलब होता है नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं। तो जीडीपी ग्रोथ का मतलब है कि जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन जो है ये लॉन्ग टर्म में इंक्रीज करती है तो उसे हम जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि हमें गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन बढ़ानी है सो दैट कि लोगों को इजीली जितनी भी उनकी बेसिक नेसेसिटी गुड्स है वो मिल सके। मतलब एक कंट्री का जीडीपी ग्रोथ करना जरूरी है।
ये बहुत ऑब्वियस है कि अगर जीडीपी ग्रो करेगा, जीडीपी ग्रोथ होगी तो एक कंट्री की नेशनल इनकम भी ग्रो होगी और वो कंट्री भी डेवलप करेगी, वो भी डेवलपमेंट पाथ की तरफ चलना स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा ये था। अब जीडीपी ग्रोथ कैसे हो सकती है? एक कंट्री की अगर हम गुड्स एंड सर्विस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए दो तरीके हमारे पास ये हैं। या तो हम डिस्कवरी करें न्यू रिसोर्सेज की, जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनको हमने यूज कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें नए नए रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं कि कैसे हम और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं एक पर्टिकुलर एक लैंड का एरिया है, वहां मैं गेहूं प्रोड्यूस कर रही हूँ। अब वो वहां उस एरिया में गेहूं प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रही है, अब मुझे और गेहूं प्रोड्यूस करनी है। तो उसके लिए हमने, अगर आपको पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ और जो लैंड है जो अभी तक एग्रीकल्चर के लायक नहीं था, उसे हम एग्रीकल्चर के लायक बना सकते हैं। ठीक है, उसको हम फर्टाइल कर सकते हैं, उसकी सॉइल को फर्टाइल करके हमने न्यू रिसोर्सेज क्रिएट किए और उस रिसोर्स में या उस सोर्स में हमने यूज किया। या फिर हमारी कंट्री में ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जिसको हम यूज नहीं कर रहे थे, उनको यूज करना स्टार्ट करें। स्टूडेंट, सेकेंड इज इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। दूसरा, जीडीपी ग्रो करने के लिए मेथड हम यूज कर सकते हैं, हम नई नई टेक्नोलॉजीज यूज कर सकते हैं। टेक्नोलॉजीज हमने बहुत सारे नए नए मेथड्स में यूज किए हैं, लेकिन एक सिंपल एग्जांपल हम एग्रीकल्चर का लेते हैं। आपको पता है कि हमने एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया, तो ग्रीन रेवोल्यूशन एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी जिससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई। इवन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज हो गई थी व्हीट और राइस की। तो उसमें ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसमें बहुत सारे लेटेस्ट तरह की मशीनरी यूज की, उसमें हमने बहुत सारे HYV सीड्स यूज किए, इरिगेशन के न्यू सोर्सेज क्रिएट किए गवर्नमेंट ने। तो मीन्स इन दो मेथड्स की हेल्प से, डिस्कवरी ऑफ न्यू रिसोर्सेज और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम जीडीपी ग्रोथ भी कर सकते हैं, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ हो सकती है। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है 5 ईयर प्लान का, वो है फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले आपको फुल एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग पता होना जरूरी है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, दे ऑल गेट वर्क। मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं और जो काम करने के लिए विलिंग है एक एग्जिस्टिंग वेज रेट पे, उन सबको काम मिल जाए। इसमें वो लोग जो काम करना ही नहीं चाहते, लाइक मुझे अगर कोई काम करने का मन नहीं है और फिर मैं बोलूं कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं, तो मुझे अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा, बिकॉज आई एम नॉट विलिंग टू वर्क। दूसरा केस कि अगर आई एम नॉट एबल टू वर्क, मुझे जॉब चाहिए बट मेरे पास कोई भी एक क्वालिफिकेशन नहीं है काम करने के लिए, तो मैं तब भी अनएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होंगी। तो फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स द पीपल हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, उन सबको काम मिल जाए एग्जिस्टिंग वेज रेट पे। अब दूसरा ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का था कि इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, मतलब जितने लोग काम करना चाहते हैं उन सबको एटलीस्ट काम मिलना चाहिए, बिकॉज जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उतना ही कंट्री की ग्रोथ ज्यादा होगी, उतनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी। इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज जनरेट होंगे और या फुल एम्प्लॉयमेंट होगा तो जीडीपी ग्रोथ ऑटोमेटिकली होगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने जो मेन ध्यान दिया वो इंक्लूसिव ग्रोथ के ऊपर ध्यान दिया। स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस वर्ड इंक्लूसिव ग्रोथ, कि एक इकोनॉमी की इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। अब ये इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होती है? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है कि दे वांट मोर एंड मोर पीपल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ग्रोथ प्रोसेस में इंगेज करें, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं। और दूसरा कि जितने लोग काम कर रहे हैं हम इसमें एक इकोनॉमी का वाइडर सेक्शन को अप्रोच करें। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि हमने सिर्फ रिच सेक्शन या पुअर सेक्शन को या फिर एजुकेटेड सेक्शन को ही पकड़ा और उन्हीं के लिए हम जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं। हमारी कंट्री में बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी हैं जो एजुकेटेड नहीं है बट वो स्किल्ड हैं, उनके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, तो हमें उनकी भी स्किल्स यूज करनी चाहिए। तो सेकेंड वाज देयर शुड बी अ फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री and we were doing everything in the 5-year plans to provide more employment opportunities to the people. बेटा हमारे पास अब थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, और इसे हम इक्विटी भी बोलते हैं। कुछ बुक्स में इसे इक्विटी लिखा हुआ है, या एग्जाम में दे कैन आस्क कि एक्सप्लेन द इक्विटी एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग,
और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। पहले तो ना ये समझाने से पहले मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दो टर्म्स होती हैं, एक होती है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होती है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है हर किसी को इक्वल रिसोर्सेज मिले। मतलब कि अगर एक डॉक्टर की सैलरी लेट 60,000 है, तो अगर वो 6 आवर्स काम कर रहा है और वहीं अगर एक पियोन है वो भी 6 आवर्स काम करता है, तो उसकी सैलरी भी 60,000 ही होनी चाहिए। विच इज नॉट, आई नॉट से कि गलत है, लेकिन ऑब्वियसली दोनों की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज में फर्क है, दोनों की क्वालिफिकेशन में फर्क है। तो वो तो हो गया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन्स ईच एंड एवरी पर्सन इन द सोसाइटी शुड गेट इक्वल इनकम। हम ये नहीं देख रहे कि किसका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, बट हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, वी आर टॉकिंग अबाउट इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सोसाइटी में रिच इज बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज बिकमिंग पुअर, कि हमने सारे रिसोर्सेज जो हैं वो रिच लोगों को दे दिए, जिससे कि वो रिच सेक्शन जो है वो और रिच बनता जा रहा है, और हमने पूरी तरह से इग्नोर कर दिया अपनी कंट्री का जो मिडिल इनकम पीपल है या जो पुअर सेक्शन है, और वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। अगर हम बात जॉब अपॉर्चुनिटीज की करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रही है, तो अगर गवर्नमेंट ने कुछ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर्स की जॉब क्रिएट की, तो वही गवर्नमेंट को वो लोग जो बिलो द सेक्शन हैं, जो शायद एक लेबर का काम कर रहे हैं, उनके लिए भी जॉब्स क्रिएट करनी चाहिए। सेम अगर आपको पता होगा कि इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स ओपन किए, सो दैट कि हर सोसाइटी के लोग जो हैं वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी कर सके। एजुकेशन जो है, जो राइट टू एजुकेशन है, ये सबके पास है। इट्स नॉट इन हैंड्स ऑफ रिच पीपल ओनली, कि सिर्फ अमीर लोग हैं वही बहुत महंगी एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनके बच्चे डॉक्टर्स, इंजीनियर बनेंगे और वही सेक्शन और रिच होगा। लेकिन जो गरीब है, जो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, स्कूल्स में सीट्स नहीं है या स्कूल्स बहुत एक्सपेंसिव है, तो ये ना हो इसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स ओपन किए गए, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं और स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, सो दैट कि वी कैन गिव द रिसोर्सेज टू देम ऑल्सो। हम उनको भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने अगला ऑब्जेक्टिव जो लिया था, तो हमने अभी तक टोटल 3 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट किए हैं, जीडीपी ग्रोथ, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ कम टू द फोर्थ वन विच इज मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन का मतलब है एक इकोनॉमी का मॉडर्नाइज होना, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना। अगर हम चाहते हैं कि कोई भी कंट्री या इकोनॉमी ग्रो करे, तो उसके लिए जरूरी है कि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करें, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा हम अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें। लेकिन यहां मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी कि मॉडर्नाइजेशन नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी ओनली, मॉडर्नाइजेशन शुड बी देयर इन द माइंड्स ऑफ द पीपल ऑल्सो। 2 तरह की मॉडर्नाइजेशन है, एक इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी वाली मॉडर्नाइजेशन, जिसमें हम बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज क्रिएट कर रहे हैं, जिसने ह्यूमन बीइंग की लाइफ को और इजी बना दिया। बहुत सारी चीजों की प्रोडक्शन बहुत इजी हो गई जो पहले बहुत मुश्किल थी। ऑब्वियसली लोगों का जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो गया, प्रोडक्शन इम्प्रूव हो गई, बट उसके साथ साथ सोशल मॉडर्नाइजेशन भी जरूरी है। मतलब सोसाइटी में इक्वल रिसोर्सेज होने चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए बिटवीन अ मेल एंड फीमेल। अगर हम रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं एक मेल चाइल्ड को, उसको स्कूल भेज रहे हैं, तो वही हमारा मॉडर्नाइजेशन यहाँ दिखता है कि हम एक फीमेल चाइल्ड को, एक गर्ल चाइल्ड को भी उतना ही ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और उतनी ही फ्रीडम दें। तो मॉडर्नाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बोथ द एस्पेक्ट्स फॉर एवरी कंट्री। अब लास्ट जो गोल है वो है सेल्फ सफिशिएंसी। सेल्फ सफिशिएंसी का मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। मतलब हर चीज जो हमारी कंट्री के लिए जरूरी है वो हमारी अपनी कंट्री में ही प्रोडक्शन होना जरूरी है। हम अपनी बेसिक रिक्वायरमेंट्स के लिए दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड नहीं होंगे। स्टूडेंट्स, हमने जस्ट इससे पहले ही जो चैप्टर कंप्लीट किया उसमें मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है उसका पूरा का पूरा पिक्चर चेंज कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, जिसके कारण इंडिया, वैसे हम इंडिया को एग्रो बेस्ड इकोनॉमी बोलते हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी वेज गुड्स की तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। हम अपनी बेसिक गुड्स के लिए, व्हीट, राइस, पल्सेस, इनके लिए फॉरेन कंट्रीज के ऊपर डिपेंड थे।
और अपनी कंट्री में ब्रिटिशर्स ने हमें इंडिगो और टोबैको ये सब प्रोडक्शन करना सिखाया था। तो सबसे जरूरी हमारे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने ये सोच के चले कि हम फूड ग्रेन्स में सेल्फ सफिशिएंट होना जरूरी है। जैसे अगर आपको पता हो, एक एग्जांपल है 1965 में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर चल रही थी, तो उस टाइम पे यूएसए ने धमकी दी थी इंडिया को कि अगर वो वॉर बंद नहीं करता है तो वो फूड सप्लाईज अपनी कंट्री से इंडिया के लिए रोक देगा। तो ये एक तरह से ऐसा कभी भी किसी भी कंट्री के साथ हो सकता है कि हम इसलिए अपनी कंट्री को अगर हम चाहते हैं कि वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो, तो उसके लिए जितनी भी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे खुद की कंट्री में प्रोड्यूस होना जरूरी है। तो सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स वी वांट टू प्रोड्यूस एवरीथिंग फ्रॉम अ नीडल टू एन एरोप्लेन इन आवर ओन कंट्री so that we will not be dependent on the other countries of the world. So students, these were the 5 objectives which are very important and I want you all to revise these. This was all about the chapter. आपकी बुक्स में बहुत सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं, इसके 5 ईयर प्लान के अचीवमेंट्स हैं, 5 ईयर प्लान के फेलियर्स हैं। आप चाहो तो उसे पढ़ सकते हो। डिफरेंट 5 ईयर प्लान है, टोटल कितने हैं, उसमें से किस प्लान का क्या ऑब्जेक्टिव था, कितना हमने उसमें से अचीव किया, आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो। लेकिन अगर आप बोर्ड एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे करिकुलम में सिर्फ ये चीजें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गोल्स हैं, उसके अलावा मीनिंग है जो मैंने आपको बताया, और टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज है। आपको अचीवमेंट्स और फेलियर्स इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।